नमस्कार, आप हैं IVN7 के साथ। आइए शुरुआत करते हैं ताबड़तोड़ खबरों का सिलसिला सुपरफास्ट न्यूज में। बिहार विधानसभा चुनाव की तारीखों का आज ऐलान हो सकता है। मंगलवार को इस मसले पर दिल्ली में चुनाव आयोग की बैठक हुई। सूत्रों के मुताबिक चुनाव 5 चरणों में होगा। चुनाव का पहला चरण अक्टूबर के दूसरे हफ्ते से शुरू होगा, जबकि आखिरी चरण नवंबर के पहले हफ्ते में संपन्न होगा। दरअसल चुनाव आयोग भी चाहता है कि चुनाव दिवाली से पहले ही हो जाए। बिहार चुनाव में सीटों के बंटवारे को लेकर आज एनडीए के नेता मिल रहे हैं। लोक जनशक्ति पार्टी के नेता रामविलास पासवान बीजेपी प्रभारी अनंत कुमार से मुलाकात करेंगे। उसके बाद हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के नेता जीतन राम मांझी भी अनंत कुमार से मिलेंगे। मुलाकात के लिए मांझी दिल्ली पहुंच गए हैं। हालांकि मांझी के सुर पासवान को लेकर नरम पड़ते हुए दिख रहे हैं। पत्रकारों के सवाल का जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि रामविलास पासवान पुराने नेता हैं और वो हमारी बात को समझेंगे। 3 दिन पहले मांझी ने परिवारवाद को लेकर पासवान पर हमला बोला था। बिहार में जीतन राम मांझी के वार पर पलटवार करते हुए एलजेपी नेता चिराग पासवान ने कहा कि मांझी जी को सहयोगियों के बारे में बोलने से पहले उन्हें अपनी बातों पर संयम रखना चाहिए। मांझी ने परिवारवाद को लेकर केंद्रीय मंत्री और एलजेपी अध्यक्ष रामविलास पासवान पर निशाना साधा था। उन्होंने कहा कि अब भाई भतीजावाद से आगे बढ़ना पड़ेगा, नहीं तो निचला तबका कभी एक नहीं हो पाएगा। मांझी ने ये भी कहा था कि पासवान जी बड़े हैं और बड़े लोग झुकते हैं। बिहार में अभी एनडीए को आपस में सीटों का बंटवारा करना है, उससे पहले ही इस उठापटक के कई मायने निकाले जा रहे हैं। इस उठापटक को बिहार में दलित चेहरा बनने की होड़ की तरह भी देखा जा रहा है। जैसे जैसे बिहार के विधानसभा चुनाव नजदीक आते जा रहे हैं, सियासी पार्टियों का एक दूसरे पर हमला तेज हो गया है। अब जनता परिवार से अलग होते ही समाजवादी पार्टी के मुखिया मुलायम सिंह यादव ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर निशाना साधा है। लखनऊ की एक सभा में मुलायम ने कहा कि 12 साल तक बीजेपी के साथ सत्ता चलाने वाली नीतीश कुमार की पार्टी सेक्युलर कैसे हो गई। दरअसल कुछ दिन पहले नीतीश कुमार ने कहा था कि जनता परिवार से अलग होकर समाजवादी पार्टी ने बड़ी भूल की है। बिहार के जमुई में केंद्रीय मंत्री रामकृपाल यादव ने आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव पर जमकर निशाना साधा। रामकृपाल यादव ने कहा कि लालू प्रसाद यादव सबसे बड़े स्वार्थी हैं। लालू अपने और अपने परिवार को ही यदुवंशी मानते हैं। महाविलय और गठबंधन पर सपा की नाराजगी पर बोलते हुए रामकृपाल यादव ने कहा कि लालू ने अपने परिवार के लिए ये महाविलय और गठबंधन करवाया है। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी आज से 2 दिनों के लिए अपने संसदीय क्षेत्र रायबरेली के दौरे पर जा रही हैं। बताया जा रहा है कि सोनिया विजिलेंस कमेटी की बैठक में हिस्सा लेंगी। इसके अलावा सोनिया रायबरेली में हुए विकास कार्यों का जायजा भी लेंगी और साथ साथ अन्य प्रतिनिधि मंडलों से चर्चा करेंगी। गौरतलब है कि दौरे के दूसरे दिन सोनिया कुछ इलाकों में औचक निरीक्षण भी करेंगी और जनता से रूबरू होंगी, फिर दिल्ली वापस लौट आएंगी। सोनिया गांधी अगले 1 साल तक अध्यक्ष बनी रहेंगी। कांग्रेस कार्य समिति की बैठक में उनका कार्यकाल बढ़ाने के प्रस्ताव पर मुहर लगा दी गई है। सोनिया गांधी के अध्यक्ष बनने से ये तय हो गया कि राहुल गांधी उपाध्यक्ष ही रहेंगे और उनकी इस पद पर ताजपोशी 1 साल के लिए और टल गई है। आज की बैठक में सोनिया सरकार को लेकर काफी आक्रामक रहीं। उन्होंने केंद्र की नीतियों पर सवाल उठाते हुए कहा कि पाकिस्तान को लेकर स्थिति स्पष्ट नहीं है और हमारे जवान निशाना बनाए जा रहे हैं। सोनिया ने कहा कि जमीन अध्यादेश पर सरकार का यू टर्न ये दिखाता है कि सरकार देश की जमीनी हकीकत से बहुत दूर है। कांग्रेस के हमले का जवाब देते हुए केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने कहा कि कांग्रेस ने देश की प्रगति को रोकने के लिए राज्यसभा में कई प्रयासों को रोकने का काम किया। हवाबाजी के आरोप लगाने वाले कांग्रेस को समझना होगा कि अपने स्वार्थ के लिए वो देश की प्रगति को न रोके। राजनीतिक पार्टियों की राष्ट्रनीति होनी चाहिए, राजनीति नहीं। बहुचर्चित शीना बोरा मर्डर केस में एक नया मोड़ आ गया है। इससे पहले कि इस मर्डर मिस्ट्री की जांच अपने अंजाम तक पहुंचती, उससे पहले ही इस केस की निगरानी कर रहे मुंबई के पुलिस कमिश्नर राकेश मारिया का ट्रांसफर कर दिया गया है। अब उन्हें प्रमोशन देकर महाराष्ट्र का डीजी होमगार्ड बना दिया गया है। मारिया की जगह अब डीजी होमगार्ड रहे अहमद जावेद को मुंबई का नया कमिश्नर बनाया गया है। अचानक हुए इस तबादले पर महाराष्ट्र सरकार की कार्यशैली पर सवाल उठने लगे हैं। मारिया को हटाए जाने पर विवाद होने लगा तो शाम को महाराष्ट्र के एडिशनल चीफ सेक्रेटरी केपी बख्शी ने साफ किया कि केस की जांच टीम में कोई बदलाव नहीं किया गया है। जांच की अगुवाई राकेश मारिया ही करेंगे। ट्रांसफर होने के पहले काफी उसका विचार किया जाता है। काफी दिनों तक हमने विचार किया है, कम से कम 2-3 हफ्ते इस पे विचार हुआ है और माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ चर्चा हुई है और सभी सीनियर ऑफिसर्स के साथ चर्चा हुई है। चर्चा करने के बाद यह निर्णय लिया गया है कि उनको पदोन्नति भी देनी है और ट्रांसफर भी करना है। अचानक कुछ नहीं होता है। राकेश मारिया के तबादले पर उठते सवालों के बीच मुंबई के नए पुलिस कमिश्नर अहमद जावेद ने कहा है कि शीना मर्डर केस की जांच कर रही टीम में कोई बदलाव नहीं होगा। होमगार्ड के डीजी से मुंबई के पुलिस कमिश्नर बने जावेद अहमद ने शीना मर्डर केस के बारे में कहा कि इस केस के बारे में कुछ भी कहना अभी जल्दबाजी होगा। उन्होंने कहा कि मुंबई की सुरक्षा उनकी पहली प्राथमिकता है। तो उस केस से संबंधित जो अधिकारी थे
इन्वेस्टिगेशन की उनकी भी बदली या तबादला हो गया, ये ऐसी कोई वस्तुस्थिति नहीं है। शीना वोरा हत्याकांड की आरोपी इंद्राणी मुखर्जी को मुंबई के भायखला के महिला वार्ड में रखा गया है और उसे 2000 पॉकेट मनी दिए जाने की अनुमति दी गई है। इस पॉकेट मनी से वो जेल की कैंटीन से कुछ खाने पीने का सामान खरीद सकेगी। इंद्राणी ने अपने वकील के माध्यम से घर का खाना जेल में भिजवाने की अर्जी अदालत में दी हुई है, जिस पर बांद्रा कोर्ट ने अभी कोई फैसला नहीं किया है। वो जेल में अपने रिश्तेदार या परिचित से हफ्ते में सिर्फ एक बार ही मिल सकेगी। इंद्राणी को भायखला की जिस जेल में भेजा गया है उसमें ड्रग तस्कर बेबी पाटणकर भी कैद है। 2010 में मुंबई के कुर्ला इलाके में 5 साल की बच्ची के साथ रेप और हत्या के मामले में दोषी करार दिए गए जावेद शेख की सजा का ऐलान आज होगा। मंगलवार को जब कोर्ट में जावेद की सजा पर बहस चल रही थी, तब खुद जावेद ने जज से कहा कि वो बेगुनाह है, लेकिन अगर अदालत उसे सजा देना चाहती है तो उसे फांसी की सजा दी जाए। 2010 में कुर्ला इलाके में 5 छोटी बच्चियों के साथ बलात्कार और हत्या की सीरियल वारदातों से पूरा शहर हिल गया था। पुलिस ने बड़ी कोशिशों के बाद स्थानीय केबल ऑपरेटर के यहाँ काम करने वाले जावेद शेख को एक मामले में डीएनए रिपोर्ट के आधार पर गिरफ्तार किया, लेकिन 5 साल बाद भी हत्या और बलात्कार के 4 मामले अब भी अनसुलझे हैं। गुड़गांव पुलिस ने सऊदी अरब के डिप्लोमेट के खिलाफ बलात्कार का मुकदमा दर्ज किया। बलात्कार के इस आरोप में डिप्लोमेट के साथ 3 और लोगों को आरोपी बनाया गया है। पुलिस के मुताबिक गुड़गांव के एम्बियंस अपार्टमेंट में रहने वाले आरोपी डिप्लोमेट ने नेपाल मूल की महिला और उसकी बेटी को कई महीनों तक बंधक बनाया हुआ था। पुलिस ने बंधक बनाई गई महिला और उसकी बेटी को एक एनजीओ की मदद से छुड़वाया है। पुलिस ने सऊदी अरब के डिप्लोमेट सहित सभी 4 आरोपियों के खिलाफ बलात्कार और अप्राकृतिक यौनाचार सहित कई धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज किया है। देर रात डिप्लोमेट को गिरफ्तार कर लिया गया। एलओसी पर तनाव के बीच बीएसएफ से बातचीत करने के लिए पाकिस्तान रेंजर्स का उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल आज 4 दिन की यात्रा पर दिल्ली आ रहा है। 9 से 12 सितंबर तक ये बातचीत दिल्ली के बीएसएफ मुख्यालय में होगी। इस मीटिंग की अगुवाई पाकिस्तान रेंजर्स के डीजी मेजर जनरल उमर फारूक करेंगे। उनके साथ 15 सदस्यीय उच्च स्तरीय टीम होगी, जबकि बीएसएफ के 23 सदस्यीय टीम की अगुवाई डीजे डीके पाठक करेंगे। 2 साल में एक बार होने वाली इस मीटिंग से किसी को ज्यादा उम्मीद नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान के अड़ियल रवैये की वजह से पिछले महीने के अंत में होने वाली एनएसए स्तर की बातचीत रद्द हो चुकी है। आज होने वाली कैबिनेट मीटिंग में कई बड़े ऐलान हो सकते हैं। इसमें सबसे अहम केंद्रीय कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 6% तक बढ़ाने का फैसला हो सकता है। बताया जा रहा है कि महंगाई भत्ता 113% से बढ़ाकर 119% करने के प्रस्ताव पर विचार किया जा सकता है, और अगर इस प्रस्ताव को मंजूरी मिल जाती है तो इससे 1 करोड़ से ज्यादा सरकारी कर्मचारियों और पेंशन पाने वालों को फायदा होगा। आपको बता दें कि इससे पहले अप्रैल में सरकार ने डीए 6% बढ़ाकर 113% किया था। चीन की मंदी के चलते भारतीय बाजारों में हलचल मची हुई है। इसी बीच मंगलवार को पीएम नरेंद्र मोदी ने देश के बड़े उद्योगपतियों के साथ बैठक की। इस बैठक में बड़े अर्थशास्त्री और बाजार विशेषज्ञ शामिल थे। करीब 3.5 घंटे तक चली बैठक में देश की मौजूदा इकोनॉमी पर मंथन होता रहा। इसी बीच भारतीय शेयर बाजार 25,000 के नीचे चला गया। 15 महीने पहले जब मनमोहन सिंह सरकार थी, तब भी देश के आर्थिक हालात ऐसे ही थे। यानी मोदी सरकार की तमाम कोशिशों के बावजूद हालात बिगड़ते ही जा रहे हैं। यमन में सऊदी अरब के नेतृत्व में गठबंधन सेना के हमले में 20 भारतीयों के मारे जाने की खबर है। जानकारी के अनुसार ये सभी लोग यमन के होडिया पोर्ट पर ईंधन तस्करों पर हुए हमलों में मारे गए हैं। बताया जा रहा है कि हमला तेल तस्करों को निशाना बनाकर किया गया था। इसमें 2 नावें पूरी तरह से ध्वस्त हो गईं। भारतीयों के मारे जाने के संबंध में कोई भी आधिकारिक बयान नहीं आया है। विदेश मंत्रालय ने बयान में कहा है कि इस संबंध में अभी वो और जानकारी जुटा रहा है। 32 साल बाद हिंदुस्तान की धरती पर हो रहे विश्व हिंदी सम्मेलन की सारी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। भोपाल दुल्हन की तरह सज चुका है। गुरुवार को प्रधानमंत्री मोदी विश्व हिंदी सम्मेलन की शुरुआत करेंगे। सम्मेलन के आखिरी दिन सदी के महानायक अमिताभ बच्चन भी इसमें शिरकत कर रहे हैं। सम्मेलन में गूगल, माइक्रोसॉफ्ट और एप्पल जैसी बड़ी कंपनियों ने प्रदर्शनी लगाकर ये बताने की कोशिश की है कि बाजार में बने रहने के लिए उन्हें भी हिंदी की जरूरत है। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने सोमवार को हिंदी कल, आज और कल प्रदर्शनी की शुरुआत की थी। गुजरात में गौ सेवा और गौचर विकास बोर्ड के एक पोस्टर से विवाद खड़ा हो गया है। इस पोस्टर में दावा किया गया है कि कुरान में बीफ खाने पर मनाही है और कुरान भी गाय को बचाए रखने की बात कहती है। इसमें लिखा गया है कि पशुओं में गाय सबसे जरूरी है, इसलिए उसका सम्मान किया जाना चाहिए। इसका दूध, घी और मक्खन दवाई के काम आता है, जबकि उसका मीट कई बीमारियों का कारण बनता है। वहीं मुस्लिम धर्मगुरुओं ने इस पोस्टर पर अपनी नाराजगी जताई है। असम में बाढ़ से परेशानी खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। फसल खराब होने से परेशान होकर एक किसान ने आत्महत्या कर ली है। बाढ़ के कारण राज्य में मरने वालों की संख्या 45 हो गई। राज्य में बाढ़ की स्थिति गंभीर बनी हुई है और अनुमान के मुताबिक लगभग 18 लाख लोग इससे प्रभावित हुए हैं।
केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण राज्य मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने कहा है कि पूर्व सैनिकों को 1 रैंक 1 पेंशन देकर मोदी सरकार ने अपना वादा निभाया। ईटीवी न्यूज नेटवर्क जगदीश चंद्रा से खास बातचीत में राठौड़ ने कहा कि कांग्रेस ने पूर्व सैनिकों से जो अधिकार छीन लिया था उसे मोदी सरकार ने वापस दिलाया। साथ ही उन्होंने FTII मामले में राहुल गांधी पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी ने अपनी राजनीति चमकाने के लिए FTII संस्थान का सहारा लिया। राजस्थान की वसुंधरा सरकार ने गुर्जरों को आरक्षण देने के लिए अपनी सहमति दे दी है। मंगलवार को ही कैबिनेट बैठक तय हुआ कि गुर्जरों समेत 5 जातियों को विशेष पिछड़ा वर्ग में 5% आरक्षण और अगड़ी जातियों को आर्थिक पिछड़ा वर्ग में 14% आरक्षण दिया जाएगा। अब 16 सितंबर से शुरू होने वाले विधानसभा के सत्र में ये दोनों बिल पेश किए जाएंगे। ब्लैक मनी के केस में स्विस सरकार ने एक और भारतीय कंपनी का नाम उजागर किया है। इस कंपनी का नाम नियो कॉर्पोरेशन इंटरनेशनल है। ये कंपनी इंदौर में है। भारत सरकार ने टैक्स चोरी के मामले में स्विस सरकार से इसके बारे में जानकारी मांगी थी। रेलवे की संपत्ति चुराने के आरोप में टीएमसी के विधायक सोहराब अली को 2 साल की सजा सुनाई गई है। सजा आसनसोल की एक अदालत ने सुनाई है। ये मामला 1995 का है। साथ ही विधायक पर 5,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है। औरंगाबाद में 2 कारों की भिड़ंत में 6 लोगों की मौत हो गई। ये दर्दनाक हादसा रहीमपुर फाटा में हुआ। औरंगाबाद पुणे हाईवे पर हुआ और मरने वालों में 2 पुलिस वाले भी शामिल हैं। बताया जा रहा है कि दोनों कारों की स्पीड काफी ज्यादा थी। स्विफ्ट कार रॉन्ग साइड से आ रही थी और तवेरा कार से जा भिड़ी। लास वेगास एयरपोर्ट पर लैंडिंग के दौरान ब्रिटिश एयरवेज की फ्लाइट में आग लग गई। इस हादसे में 159 यात्री समेत 172 लोग बाल बाल बच गए। खबरों के मुताबिक 2 लोगों को मामूली चोटें आई हैं। स्पेन में भारी बारिश के बाद आई बाढ़ ने तबाही मचा दी है। अल्मेरिया शहर में पानी के तेज बहाव में 60 साल का एक शख्स अपनी कार सहित बह गया, जबकि अपने वाहनों सहित अपने पानी में फंसे 30 लोगों को बचा लिया गया है। फ्रांस के राष्ट्रपति फ्रांसवा ओलांद ने सीरिया में आतंकी संगठन इस्लामिक स्टेट पर हवाई हमले की तैयारी शुरू करने का आदेश दिया, लेकिन उन्होंने जमीन पर सैनिक उतारने से इनकार किया। उन्होंने कहा कि फ्रांस समेत अन्य देशों में हुए आतंकी हमलों की योजना आईसिस ने सीरिया में बनाई थी। अमेरिका ने न्यू जर्सी इलाके के जंगलों में लगी आग तेजी से फैलती जा रही है। सैकड़ों एकड़ जंगल को निगल चुकी इस आग से निपटने के लिए बड़ी संख्या में फायर ब्रिगेड के कर्मचारी भी तैनात किए गए हैं। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अध्यक्ष शहरयार खान ने कहा है कि बिना भारत से सीरीज खेले भी पाकिस्तानी क्रिकेट आगे बढ़ सकता है। उन्होंने भारत के खिलाफ सीरीज खटाई में पड़ती देख ये बयान दिया। श्रीलंका क्रिकेट बोर्ड ने जेरोम जैर्थने को आगामी वेस्टइंडीज सीरीज के लिए श्रीलंकाई टीम का सहायक कोच बनाया है। अट्टापट्टू ने भारत और पाकिस्तान के हाथों टेस्ट सीरीज गंवाने के बाद मुख्य कोच पद से इस्तीफा दे दिया था। यूएस ओपन में बड़ा उलटफेर का शिकार होते हुए वर्ल्ड नंबर 3 एंडी मरे चौथे राउंड से बाहर हो गए हैं। मरे को दक्षिण अफ्रीका के केविन एंडरसन ने 7-6, 6-3, 6-7, 7-6 से हरा दिया। वर्ल्ड नंबर 2 टेनिस खिलाड़ी रॉजर फेडरर का यूएस ओपन में विजय अभियान जारी है। फेडरर ने अमेरिका के जॉन इस्नर की सीधे सेटों में 7-6, 7-6, 7-5 से हराकर क्वार्टर फाइनल में जगह पक्की कर ली। धर्मगुरु गुरमीत राम रहीम की फिल्म MSG 2 का म्यूजिक मंगलवार को मुंबई में लॉन्च हुआ। इस मौके पर राम रहीम ने अपनी नई फिल्म के बारे में कई सारी बातें बताई। और अब आपको दिखा रहे हैं ऐश्वर्या राय और इरफान खान स्टारर फिल्म जज्बा का पहले गाने का ये झलक। इस फिल्म से ऐश्वर्या राय बॉलीवुड में कमबैक कर रही हैं। इसके पहले वो संजय लीला भंसाली की फिल्म गुजारिश में नजर आई थी। अपने अभिनय के लिए मशहूर नवाजुद्दीन सिद्दीकी इन दिनों खेती कर रहे हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के रहने वाले अभिनेता नवाजुद्दीन सिद्दीकी इन दिनों अपने पैतृक घर आए हुए हैं और खेती के काम में जुटे हुए हैं। नवाजुद्दीन ने खेत में फावड़ा चलाया हुआ और उनकी तस्वीरें भी सामने आई।